दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे जिस घड़ी का हमें इंतजार था वो आ चुकी है। यानी हमारे सामने क्वार्टर फोर के रिजल्ट की डेट आ चुकी है। कैसा रिजल्ट रह सकता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। पिछले रिजल्ट की संभावनाओं को देखेंगे। यहाँ पे फंडामेंटली कंपनी कितनी मजबूत है और टेक्निकल इंडिकेटर क्या कह रहे। ये स्टॉक जिसने ऑलरेडी 2-3 सालों में लोगों को मल्टी बैगर रिटर्न दिया है, लेकिन अपनी ऊपरी प्राइस से अभी भी बहुत नीचे है, क्योंकि स्टॉक एक समय 100 के ऊपर ट्रेड किया करता था। क्या ये निकट भविष्य में फिर से 100 को क्रॉस कर जाएगा? क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट ने कहा है कि आने वाले समय में भी हम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को बढ़ते हुए देखते हुए थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी को कम नहीं करने जा रहे, बल्कि उसको और ऐड किया जाएगा। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो इनके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, विश्व का एक बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट है। ऐसे में क्या ये स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है? कंपनी लगातार अपने कर्ज को भी कम करने की कोशिश कर रही है, क्या उसका पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो स्टॉक में लगभग आधा % के आसपास की गिरावट हुई थी। स्टॉक की क्लोजिंग 17.10 के आसपास रही। तो ये गिरावट क्यों हुई? गिरावट इसलिए हुई क्योंकि बाजार में सुबह शुरुआत ही भारी भरकम गिरावट के साथ हुई थी और उसके बाद में बाजार रिकवर कर गया। लेकिन जितने भी मिड कैप स्टॉक थे या स्मॉल कैप थे उनमें किसी में रिकवरी नहीं हुई, बल्कि उलट हुआ। अगर आप सुबह देखें तो जब बाजार की जो गिरावट के साथ शुरुआत हुई उस समय ये थोड़े से ठीक लगे थे, लेकिन उसके बाद में रिकवरी इतनी नहीं हो पाई। वैसे यहाँ पे जेपी पावर में तो गिरावट के साथ ही शुरुआत हुई थी, करीब 16.60 के आसपास। उसके बाद में स्टॉक रिकवर भी हुआ है। और जो सबसे बड़ी इसमें अच्छी खबर रही कि इंट्राडे में ये ग्रीन में भी गया था, क्योंकि क्लोजिंग गुरुवार की 17.20 के आसपास थी और ये 17.30 तक जाके आया। तो दिन में देख सकते हो कुछ स्टॉक ग्रीन में रहा, लेकिन उसके बाद में दबाव की वजह से जब पूरे मिड कैप में इंडेक्स में दबाव था, इसका असर देखने को मिला। अब इस स्टॉक ने ऑलरेडी लोगों को बहुत बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न दिया ही है। आपको ये पता ही होगा कि मार्च 2020 में स्टॉक 50 पैसे के आसपास आ गया था। अब ये देखो कि जो प्राइस इसकी 50 पैसे के आसपास थी वो इस समय स्टॉक 17 के आसपास है। तो उस हिसाब से आप देख ही सकते हो कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख रुपये अगर आपने लगाया होता तो आज आपका वो 34 लाख के आसपास होता। यानी बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने लोगों को। और ये समझ ही सकते हो स्टॉक 20 को क्रॉस किया तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट आपका 40 लाख से ज़्यादा गया। तो इससे बढ़िया रिटर्न क्या हो सकता है? लेकिन अभी भी उसकी दौड़ तो बाकी है, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ऊपर जा सकता है आने वाले समय में। अब यहाँ पे पिछले 1 साल में ही जिसने इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको भी भारी भरकम मल्टीबैगर रिटर्न मिल रहा है, करीब 200% का। 5.70 के आसपास स्टॉक था 24 अप्रैल 2023 को, जो इस समय 17 के आसपास है। यानी जो आपका इन्वेस्टमेंट है दुगुना नहीं बल्कि 3 गुना हो चुका है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी इसकी प्राइस नहीं बढ़ने की वजह ये ASM लिस्ट में शामिल है। अभी भी स्टेज 4 में है, अभी इसमें बदलाव नहीं आया है और जब तक ये स्टेज 4 में रहेगा इसकी प्रॉब्लम यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 4 के लिए रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया है। 27 अप्रैल सैटरडे के दिन हमारे सामने रिजल्ट होगा, यानी इसी महीने हमें रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब आपको पता ही होगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो ऑलरेडी 1 अप्रैल से क्लोज कर दी गई है, जिसके मतलब यह है कि जो कंपनी से संबंधित, चाहे बोर्ड के मेंबर हो, एम्प्लॉयज हो या फिर प्रमोटर ग्रुप हो, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो बंद है। कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर सकता, क्योंकि उनको पता है कि रिजल्ट कैसा है उसका मिस यूज न कर ले। तो ये जो ट्रेडिंग विंडो खुलेगी 29 अप्रैल 2024 को खुल जाएगी। ये इसकी डेट भी आ चुकी है, उसके बाद वो नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ और बड़े डिसीजन भी लिए जा सकते हैं कंपनी की तरफ से इस रिजल्ट के दौरान। अब अगर हम पिछले रिजल्टों की बात करें तो देख सकते हो कि 2020 से ही यहाँ पे काफ़ी अच्छी हमें सुधार देखने को मिली है रेवेन्यू में। ये देख दो कि 2021 तक गिर के 3,301 करोड़ तक आ गया था, लेकिन 2023 में 5,786 करोड़ तक पहुँचा है। काफ़ी अच्छा बढ़ा है रेवेन्यू पिछले 2-3 सालों में। और यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 2020 में तो 2,214 करोड़ का बहुत बड़ा लॉस था जेपी पावर को। इसी वजह से जो प्राइस थी वो भी 1 रुपये से नीचे आ गई थी, लेकिन उसके बाद में इसमें सुधार हुआ है। 2021 में 215 करोड़ का प्रॉफिट था, 2022 में कम होकर 107 करोड़ के आसपास है, 2023 में ये 55 करोड़ के आसपास है। अभी ये ग्राफ देखे तो आपको लगातार कम होता हुआ दिखाई देगा, यानी प्रॉफिट आधा हो रहा है। तो चिंताजनक तो बात है कि इस हिसाब से सालाना आधार पर प्रॉफिट जरूर कम हो रहा है, लेकिन अगर हम इसको फिर से क्वार्टर के हिसाब से देखें तो उम्मीद बन जाती है बेहतर परिणाम की। अब आप देख सकते हो कि जून 2023 में 191 करोड़ का प्रॉफिट था,
सितंबर 2023 में 68 करोड़ का प्रॉफिट था, जो दिसंबर में बढ़ के 172 करोड़ तक पहुंच गया है। तो दिसंबर क्वार्टर काफ़ी अच्छा रहा था, प्रॉफिट बढ़ा है कंपनी का। और कंपनी के सेल्स की भी अगर हम बात करें तो वो काफ़ी अच्छा बढ़ा है। जून 2023 में 1707 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर में 1349 करोड़ तक पहुंच गया और दिसंबर में ये 2190 करोड़ तक पहुंचा है। तो सेल्स अच्छा खासा बढ़ा है, आप देख सकते हो दिसंबर क्वार्टर में। और इस बार हम अपेक्षा करें कि रिजल्ट बेहतर होगा और उसके बाद में इसकी प्राइस भी बढ़ेगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। फिलहाल कंपनी के कैश फ्लो की बात कर ले तो मार्च 2021 में -42 करोड़ के आसपास था। मार्च 2022 में कंपनी के पास 21 करोड़ का कैश था। इस समय मार्च 2023 में -3 करोड़, यानी फिलहाल कंपनी के पास नेट कैश नहीं है। और इसके पीछे वजह कि कंपनी अपने सारा पैसा बिजनेस में लगा चुकी है और इस समय इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बढ़ रहा है और इस समय पूरी क्षमता से कामकाज चल रहा है। और इसी वजह से अगर आप देखें तो यहाँ पे पैसे इस्तेमाल होते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ पे अगर हम इसके कंपनी के बैलेंस शीट के माध्यम से देखें कंपनी की लायबिलिटी, तो देख लो कि मार्च 2021 में 16,993 करोड़ के आसपास थी, जो मार्च 2022 में बढ़ के 17,346 करोड़ तक पहुंची। मार्च 2023 में ये 17,307 करोड़ के आसपास आई। तो मार्च के मुकाबले 2021 के मुकाबले 2022 में बड़ी थी लायबिलिटी, लेकिन इस बार लायबिलिटीज कम हुई है। ये सबसे अच्छी बात है, भले थोड़ी हो लेकिन बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है कि फिलहाल लायबिलिटीज कम होती हुई दिखाई दे रही है और आने वाले समय ये और कम हो जाएगी। तो कुल मिला के बिजनेस पटरी पे दिखाई दे रहा है और ऐसे में चिंता की कोई बात नहीं है। और सरकार ने भी अपना विजन क्लियर कर दिया है कि आने वाले समय में और भी थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। और इसके पास तो ऑलरेडी क्लीन एनर्जी के जरिया भी है, जिसमें इनके पास बहुत बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है विष्णुप्रयाग में, जिसके माध्यम से क्लीन एनर्जी का निर्माण होता है। अब यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे आपको अनचेंज ही दिखाई देगी, मार्च में 24% के आसपास। म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे काफ़ी बड़ी स्टेक कम कर ली है, 0.08% की होल्डिंग थी दिसंबर में, फिलहाल 0.01% के आसपास है। तो म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है, पिछले स्टॉक की प्राइस अच्छी बढ़ी। अब यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल अनचेंज है, 1.38% का निवेश था दिसंबर 2023 में, जो मार्च में भी बना हुआ है, कोई भी यहाँ पे फर्क नहीं आया। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा निवेश बढ़ा दिया है। दिसंबर 2023 में 5.14% की होल्डिंग थी, जो मार्च में 6.06% हो गई है। तो यहाँ पे एफआई इस स्टॉक पे भरोसा कर रहे हैं, उनका निवेश बढ़ रहा है। जैसे कि बाजार में वो काफ़ी अच्छा अपना निवेश निकाल चुके हैं, उसके बावजूद भी इसमें निवेश रखना इस बात का सबूत है कि स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल बाकी है आगे जाने का। अब यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात नहीं है, हमारे जो बड़े इंडिया के डीआई है तो उनकी होल्डिंग यहाँ पे कम हुई है। 18.98% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो मार्च में घट के 16.92% के आसपास है। तो इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है उन्होंने यहाँ पे अपनी कुछ होल्डिंग ट्रिम कर दी है, उन्होंने अपना यहाँ पे देख सकते हो कि प्रॉफिट बुक कर लिया है। इसके अलावा इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात कर लेते तो 37.39% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो मार्च में बढ़ के थोड़ी सी 37.92% के आसपास आ गई है। इसके अलावा अदर्स की होल्डिंग, जो बड़े इन्वेस्टर है उनकी होल्डिंग 13.03% के आसपास थी दिसंबर में, जो मार्च में 13.62% के आसपास आ गई है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है जो इशारा कर रहे हैं कि भले ही इंडिया के बड़े फंड हाउस इसमें इस समय अपना प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, लेकिन एफआई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टॉक के अंदर। यहाँ पे अगर हम इसके की मैट्रिक्स के हिसाब से देखें तो ईपीएस 0.71 का है और इसका पी रेशियो 24.07 है। पीबी रेशियो अगर आप देखें तो 1.06 है और इसका मार्केट कैप 11,685 करोड़ के आसपास है। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। बुक वैल्यू इसकी 16.11 की है, यानी स्टॉक फिलहाल अपने बुक वैल्यू के आसपास ही है। इसका आरओई 0.4% है और एबिटाडा ग्रोथ इसकी देखें तो 520.6 करोड़ के आसपास, जो काफ़ी अच्छी कह सकते हैं। और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.47 का है। कुल मिला के देखें तो पेनी स्टॉक होने के बावजूद इसके ये फंडामेंटल ठीक है। अब यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर के हिसाब से देखें तो यहाँ पे जो सिग्नल निकल के आया वो बाय के है, यानी इसमें निवेश आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसके सेंटीमेंट्स भी स्ट्रॉन्ग बाय की ही कॉल दे रहे, जो बहुत अच्छी बात है, और समरी भी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है। अगर इसको हम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो सिग्नल दिखाई देंगे वो बुलिश है, यानी शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे एक अच्छी तेजी आ सकती है। लेकिन जो मीडियम टर्म इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे जो सिग्नल है वो बेरिश बन रहे, यानी अगर आप मीडियम टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं 2-4 महीनों के लिए, तो यहाँ पे निवेश फिलहाल न करें। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो तो सिग्नल बुलिश है, यानी या तो आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश कर ले या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर ले। ये स्टॉक आपको आने वाले में शानदार रिटर्न दे सकता है। और अभी फिलहाल क्वार्टर 4 आ रहा है, उसका इंतजार कर ले, रिजल्ट बेहतर आएगा तो यहाँ पे एक शानदार तेजी फिर शुरू हो जाएगी, तो दाव आप लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।